चाहूंगा। अभी आयुक्त तो मध्य बोलेगा प्रदेश मेरा एरर ऑफ जजमेंट है। एरर ऑफ जजमेंट में क्रिमिनल ऑफेंस कैसे साबित करेंगे? आयोग बोलेगा कि ये तो एरर ऑफ जजमेंट था, मैंने गलत निर्णय दे दिया, ये एरर ऑफ जजमेंट है। तो एरर ऑफ जजमेंट किसी का भी हो सकता है। आयुक्त भी इंसान है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। एरर ऑफ जजमेंट की बात न्यायदान राज्यपाल के लिए न्यायदान के लिए क्रिमिनल ऑफेंस से उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। अदरवाइज विदाउट फियर एंड फेवर आयुक्त काम कैसे कर पाएगा? अभी मेरा ये कहने का मतलब है वीरेंद्र जी कि अभी अगर वो राज्यपाल के पास जा रहे हैं कुछ आरटीआई वो कर सकते हैं, वो आप करिए। राज्यपाल वो हटाने के लिए उनको हटाना होता तो हाईकोर्ट ने नहीं हटा दिया होता। हाईकोर्ट ने रिकमेंड कर दिया होता, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस कर दिया होता कि आयुक्त को हटाइए। उन्होंने 2000 की कॉस्ट इंपोज कर दी। इसका मतलब 2000 से ज्यादा का उन्होंने उस मामले को नहीं समझा। ठीक है, तो वो आपके पास लीगल रेमेडी है। लीगल रेमेडी क्या है कि उस ऑर्डर को आप हाईकोर्ट जाके क्वैश करा सकते हैं। तो कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी का, जुडिशियल ऑफिसर का जो भी निर्णय होता है वो न्यायदान के लिए, ठीक है ना। अब न्यायदान के बाहर कोई काम है, जैसे कि कोई अपने वाइफ की मारपीट करता है, डोमेस्टिक वायलेंस है, दहेज का मामला है, ये उसका व्यक्तिगत हो गया, तो वो फिर उसमें क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। उसमें जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट उसको नहीं बचाएगा। लेकिन जो किसी केस में निर्णय सही गलत दिया, उसमें तो सीधा बोल देगा कि दिस इज एरर ऑफ जजमेंट, तो ह्यूमन एरर है। उसमें फिर आप क्या कर लोगे? नहीं, मेरा मतलब क्या एरर ऑफ जजमेंट क्या हो सकता है, बताइए उसको सर, एक्सप्लेन दीजिए जरा थोड़ा। अभी आरटीआई एक्ट में 21 में ये कहा गया है सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए मैं आपको बताऊं 81 जगह जो परंत होगा उसमें 18 अलग अलग निर्णय है हाईकोर्ट के। अब क्या हाईकोर्ट के जज के खिलाफ आप क्रिमिनल एफआईआर कर दोगे कि 18 अलग अलग जजमेंट है, जिसमें कुछ हाईकोर्ट का ये मानना है कि 81J का परंतुक है, कुछ का मानना है कि 81 का परंतुक है। ठीक है, तो अब ये जो ये अलग अलग ऐसे 18 निर्णय है जो CHRI के जो वेंकटेश नायक जी है उन्होंने बताया है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं है, तो हाईकोर्ट ने अलग अलग निर्णय दिए हैं। तो वो जो 18 हाईकोर्ट के जजेस है उनके खिलाफ क्या क्रिमिनल एफआईआर करोगे आप? वीरेंद्र जी एक बात ये बताइए कि जब जज गलत लगातार निर्णय देते हैं, 2 से 3 मामले होते हैं, एक जुडिशरी बैठती है और वो उसके ऊपर जो वो इंक्वायरी करती है कि लगातार एक जुडिशरी बैठती है, शायद से मेरे को जहाँ तक ध्यान है, जो लगातार मजिस्ट्रेट गलत निर्णय दे पारित करते हैं। तो ये क्या कहाँ है? आपको मैं चीज बता रहा हूँ ना, वो देखिए ये जो होता है ना, जो कोलिजियम होता है इनका, वो ये देखता है कि किसके कितने निर्णय ओवर रूल हुए हैं। ये उनकी कॉन्फिडेंशियल प्रक्रिया होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट 3 जजेस होते हैं। वही देखते हैं कि कौन से हाई कोर्ट के जज के कितने निर्णय सुप्रीम कोर्ट में पलटे गए। तो वहां पर वो जब प्रमोशन के लिए रिकमेंड करना है या उनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए करना है, तो उनकी एक कॉन्फिडेंशियल प्रक्रिया होती है। उस वक्त वो चीज को भी जरूर देखते हैं। लेकिन एज फार एज जो ऑर्डर होते हैं, तो उसमें कई बार वो ओवर रूल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खुद के जो निर्णय होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने निर्णय को कई बार ओवर रूल कर देता है। तो इसका मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर कर दोगे आप? जुडिशियल निर्णय जो होता है, देखो मामले उनके सामने जो आते हैं उसमें वो कोई भी निर्णय दे सकते हैं एज पर लॉ। और दूसरी बात ये होता है कि जो ये मुझे लग रहा है इसमें हम लोग अननेसेसरली इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी की बात से मैं सहमत हूँ कि इसमें जो जुडिशियल ऑफिसर, अगर जुडिशियल ऑफिसर होने की कैपेसिटी में कोई निर्णय लेते हैं तो उसके लिए जो एक तरीका है उसमें आप एक्शन, क्योंकि वो प्रोटेक्शन है सर। वो एक सेक्शन का एक्ट है, आप पढ़ लीजिएगा, जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850, काफी पुराना कानून है। तो उसमें सभी जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्टेड। क्या होता है ये है वीरेंद्र जी, लोगों को एक तो जानकारी की कमी होती है, दूसरा देश में ओपिनियन बहुत ज्यादा फास्ट बनती है, और तीसरा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की भी कमी नहीं है। तो ये सब मिला करके एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल बन जाता है हमारे समाज में कि वो उसको मतलब चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ यार, देखिए आपके पास सूचना आ जाती है, आपको लगता है क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, तब तो आप PCA करिए, फिर आप CBI इंक्वायरी डिमांड करिए, सब कुछ आप कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन एक सूचना देने के बाद, इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी केस को एक्चुअली क्या हुआ है कि ये एक मैं कहूँगा दुर्भाग्य है, RTA एक्ट का दुर्भाग्य है कि जब कुछ निर्णय ऐसे आए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक थलापलम जजमेंट आया, कोऑपरेटिव इसको लेकर के जजमेंट आया था। हाँ, थलापलम जजमेंट था, और आप यकीन मानेंगे शैलेश गांधी सर, उस जजमेंट को लेफ्ट राइट सेंटर कोट किया गया है अक्रॉस द कंट्री बाय ऑल द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। मतलब आंख बंद करके पट्टी आंख पर लगा ली और वो उस जजमेंट को कोट करते हुए इंफॉर्मेशन डिनाई कर दी गई किसी भी कोऑपरेटिव रिलेटेड। अरे आप केस टू केस बेसिस देखिए, वहां पर लागू हो रहा है RTA एक्ट, नहीं हो रहा है, आप अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस यूज करिए। आपको उस पर बताया
इसीलिए बैठा है कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस, वो आपके पास पावर भी है, सिविल कोर्ट की पावर है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके बाद आप निर्णय लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि हर केस अपने आप में अलग है, उसके आप मेरिट्स और इन सब चीजों को देखते हुए फिर आप निर्णय लेंगे। जी सर, बिल्कुल सही बात है। और पार्शली सुप्रीम कोर्ट ने भी देखो, ये जो थलप पालन सर्विस कोऑपरेटिव बैंक था, ये एक्चुअली केरला के स्टेट एक्ट के तहत बने हुए थे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी को 2H में पब्लिक अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद सर में एक जब चीज पूछना 2019 चाहूंगा सर, में DAV औरंगाबाद हाई दयानंद कोर्ट आर्य ने विद्यालय कॉलेज का केस गया। हाँ, औरंगाबाद हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट ऑर्डर दिया। हाँ, यस यस। और फिर बाद में जब 2019 में DAV कॉलेज वाला केस हुआ, तो दयानंद आर्य विद्यालय कॉलेज में उन्होंने ये कहा कि उसमें क्या हो रहा है कि परसेंटेज 40 और 44 हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो ग्रांट्स इनको मिल रही है वो चूंकि 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़ ऐसी है, तो इट अमाउंट्स टू ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑल्दो इट इज 40% और 44%, एंड देयरफॉर दे कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ 2H पब्लिक अथॉरिटी विद इन सेक्शन 2H। तो इस तरह से DAV में उन्होंने कहा कि ये पब्लिक अथॉरिटी है। दयानंद आर्य विद्यालय कॉलेज और 2-3 संस्था को उन्होंने पब्लिक अथॉरिटी मान लिया सुप्रीम कोर्ट पब्लिक ने। अथॉरिटी मान लिया वीरेन जी। उसमें उन्होंने ये बताते हुए कि ये सब्सटेंशियल फाइनेंस का मैटर है। हाँ, यस। लेकिन उसके बाद आप देखिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फिर अभी 1.5-2 महीने पहले एक निर्णय आ गया। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो RTA एमबिट के बाहर हैं। हाँ, ये कौन सा निर्णय है? और ये कौन सा निर्णय है? फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। ये अभी हाल का ही निर्णय है। हाल ही का है। अच्छा, कुछ केस का नाम पता है सर? कुछ मध्य प्रदेश इंदौर हाई कोर्ट का भी है जी, नाम याद हो तो बता सकते हैं मैंने प्लीज। अभी एक महीने पहले ही मैंने पढ़ा है। ये हाँ, पेपर और एक मध्य प्रदेश इंदौर हाई कोर्ट का निर्णय। हाँ, ये पेपर की तो कटिंग आप पड़ी है सत्येंद्र जी, आपको ये केस का वो पता है तो आप बता देना नाम वगैरह, है ना? तो उससे हो सकता है हमको भी कुछ सहायता हो जाएंगी, है ना? तो बता देना आप कौन सा निर्णय है। वो मैं इसलिए मैं आत्मदीप सर से बात करने वाला था इस हाँ, संबंध ये में, हाँ, वो क्योंकि अभी प्रदीप सर ने 2014 का चीज बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ। UGC ने एक नोटिफिकेशन डाल के सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया है। तो अब वो चूंकि पब्लिक अथॉरिटी को भी पावर है ना? और वो उन्होंने कहा कि सभी पब्लिक अथॉरिटीज चाहे वो एक्ट से बने हो, चाहे वो एक्ट के बिना भी बने हो, तो वो UGC ने उनको पब्लिक 2014 में घोषित किया। ऐसा कुछ आत्मदीप सर बता रहे थे पिछले बार, है ना? हाँ जी बिल्कुल। और उन्होंने तो संवैधानिक वो एक्ट के आधार पे बने हुए थे, इसलिए उनको माना जाएगा। हाँ, यस। और ये जो राहुल सिंह साहब बोल रहे थे, वो भी यदि केस का वो हो तो आपको बता देना नाम या साइटेशन, है ना? तो उसको ढूंढ लेंगे इंटरनेट पे। बिल्कुल, वो पेपर में था। ये लाइव लॉ में है। लाइव लॉ। अच्छा, लाइव लॉ में आया है। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिसेस स्टूडेंट्स दे आर एक्वायरिंग GG-SIP यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज। आप यही वाला है सर? नहीं, ये नहीं। या इंदौर का है या जबलपुर का है, दोनों में से। नहीं, इंदौर हाई कोर्ट का निर्णय है। उसके अलावा एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। अच्छा, एक दिल्ली हाई कोर्ट का, दूसरा है दिल्ली हाई कोर्ट का है। सॉरी क्यों सर, वीरेंद्र सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। हाँ जी। मेरा वो कहना है, देखिए उसमें इंस्टेड ऑफ सर मैं पूछना चाहूंगा कि अगर लोक सूचना आयुक्त गलत निर्णय करता है तो वहां पर RTI एक्ट लागू नहीं होगा, अर्थात वो गलत देता है तो कह सकते हैं उसका फॉल्ट हो गया। अगर वो RTI एक्ट से अगर कुछ उसमें सामना प्रोविजन आता है तो गलत RTI एक्ट सूचना की परिभाषा क्या है? इंटरप्रेटेशन सबका अलग अलग हो सकता है। गलत सभी सूचना की परिभाषा नहीं, क्या मैं है? कहता हूँ RTI सभी एक्ट का का नॉलेज पालन और क्यों नहीं करते आयुक्त वगैरह? सभी का नॉलेज और RTI एक्ट का पालन क्यों नहीं एक्सपीरियंस करते? अलग अलग है। अलग अलग आदमी का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इवन दो आयुक्त या दो इनके भी विचार एक दूसरे से नहीं भाई मिलते। सबसे दो ज्यादा RTI संरक्षण मुझे कार्यकर्ता, लग दो रहा है एडवोकेट आयुक्त के महोदय विचार ही भी दे एक रहे हैं दूसरे अभी से नहीं लोग। मिलते। तो सभी लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से करते हैं। इवन जो कोर्ट के जजेस होते हैं उसमें भी बड़ी बेंच बनाई जाती। क्यों? क्योंकि जजेस के भी निर्णय सर विचार वहां आपस तक में नहीं हमें जाना ही मिलते। नहीं ना, हम यहाँ तक की बात करें। RTI एक्ट में अगर जो प्रोविजन है उस एक्ट को फॉलो क्यों नहीं करना तो चाहते? अगर 30 दिन में PIO ने सूचना नहीं दी तो उसके लिए उसको प्रोविजन है। पेनल्टी क्यों अब नहीं इसी करते? तो आप निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं। एक मिनट फिर मैं रिट में चैलेंज इसलिए कर मतलब मनमाना करेगा आयुक्त बैठ करके मनमाना करेगा वहां पर। रवीन जी, इसीलिए तो मनमाना पेनल्टी का तो प्रोविजन है ना। 25,000 की पेनल्टी क्यों लगाई जाती है? अरे सर 25, अरे मैं सर ये पूछना चाहूंगा कि अगर PIO ने 30 दिन में सूचना नहीं दी तो ये वायलेशन हो, एक्ट हो गया ना? हाँ, वॉल्यूशन है। आप सो-कॉल्ड नोटिस कितने बार देंगे बताइए मुझे आप? कितना बड़ा क्रिमिनल केस है ये कि आप उसको 3 साल लिंगर ऑन करेंगे? नहीं, ये आप एक केस विशेष की बात कर रहे हैं आप कि अरे आप सर मैं कह रहा हूँ RTI सीधा सा एक RTI 6 के तहत आवेदन किया हमने, उसने 30 दिन में आवेदन किया, अगर जवाब नहीं दिया तो एक्ट का वायलेशन हुआ नहीं हुआ?
हाँ, ये हुआ RTI एक्ट में ये लिखा हुआ, बहुत से जजमेंट ये भी कहते हैं कि ठीक है। 7(1) का अगर उसने वायलेशन ऐसा है किया है रविंद्र जी, तो उसमें penalize करना ही करना रविंद्र है। जी, मैं आपको एक सवाल एक इसका जवाब देता हूँ, सीधा सा जवाब। हमारे पास जो पावर है वो इस देश की संसद ने दी है, संविधान से हमें मिली है। हाँ, तो तो संविधान का सर मैक्सिमम पालन सुन कहाँ हो लीजिए, रहा है? मेरी बात तो सुन लीजिए, आप इतना उत्तेजित हो रहे हो, बात तो सुन लो, बात सुनने की भी तो थोड़ी क्षमता रखिए। 25,000 मैक्सिमम जुर्माना हम लोग कर सकते हैं। अगर आप संसद में सांसदों को कन्विंस कर लें, इस जुर्माने को 1 करोड़ कर दें, मैं 1 करोड़ लगा दूंगा। जो भी शैलेश गांधी साहब रहे वो भी 1 करोड़ लगा देते। जितनी पावर होगी मैक्सिमम, आप उतना ही काम करेंगे ना। आप उसमें जेल में डालने का प्रोविजन कर दें, हम जेल में डाल देंगे। नहीं एक्ट सर, में मैं मैक्सिमम उतना नहीं सुनिए, कह रहा मेरी हूँ बात तो सर। सुन लीजिए। अगर कोई वॉल्यूशन करता है, सर आपने तो वारंट भी जारी कर दिया, तो बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट आपके वारंट को लेकर के भी प्रश्न खड़ा कर रहे थे। हाँ। तो आप तो इतना आगे जाकर के आपने काम किया, और वारंट जारी करने का बहुत सारे अधिकार है अपने आप क्या? ये भी डिस्प्यूट हो गया था कि आयुक्त को वारंट जारी करने का अधिकार हाँ, है। आप बताइए। अब ये कह रहे हैं तो उनको फांसी पे चढ़ा दे, तो फांसी पे कैसे चढ़ पाएंगे भाई? जो जितना नहीं, वो प्रावधान सर है ठीक उतना ही किया, हो वो एक पाएगा। लोक सेवक नहीं, उनका पावर है सर, उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं सर। क्या पावर है? अगर वो एक लोक सेवक अपना मतलब कह सकते हैं उसका अवहेलना कर रहा है कानून का, तो उसका कानून भी है ना, कानून RTI में एक्ट भी पावर कानून है ना। कानून में पावर बहुत स्पष्ट है। सेक्शन 2021, या तो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रिकमेंड करेंगे, वो भी रिकमेंडेशन वर्ड यूज किया है। वो उनके जो पब्लिक तो अथॉरिटी रिकमेंडेशन ही आपने किया, आपने करवा तो नहीं दिया सर, रिकमेंडेशन किया आपने? हाँ, जो आपने वारंट किया रिकमेंडेशन ही तो है आपका। नहीं रिकमेंडेशन नहीं होता है रविंद्र कुमार जी, वारंट होता है। मुझे लग रहा है कि आपको शायद, आप क्या करते क्या हैं रविंद्र कुमार जी? सर मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ जुड़ा। तो थोड़ा सा मतलब है ना, अगर अध्ययन प्रोफेशन से, तो उसको थोड़ा सा उसके साथ जस्टिस करिए। हम लोग नहीं सर, अलग से चर्चा कर सकते हैं इस लॉ के बारे में। यहाँ मतलब इस तरह की बातें ना हो तो ज्यादा बेहतर है। राहुल सर, मैं आपको राहुल राहुल सिंह सर। आपको सर देखता रहता हूँ व्हाट्सएप में वो आपको, अच्छी और बात है, लेकिन फेसबुक मैं में आपको काफी वही देखा है। सलाह मैं आपको ये दे रहा हूँ कि हम लोग एक्ट के बारे में अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो मैं आप अलग से आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन इस हाँ पब्लिक तो सर अपना नंबर प्रोवाइड करा दीजिए सर, मैं बात कर लूंगा सर आपसे, नंबर प्रोवाइड करा दीजिए सर। मेरा GRD नंबर है ऑलरेडी 94250148। सर प्रणाम। राहुल सर प्रणाम। जी, ये तो सर रिपीट करेंगे सर नंबर? 9425014008। उस पे मेरे कलीग्स फोन उठाएंगे, आप उनको बता दीजिएगा कि मुझसे बात करनी है, मेरी बात आपसे मेरी बात करा देंगे। राहुल सर प्रणाम। मैं अंकित कह रहा हूँ सर, उत्तराखंड से। जी सर मेरे एक वो है सर, उत्तराखंड में सूचना आयुक्त है विवेक शर्मा जी। वह इससे पहले वकील थे सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उत्तरकाशी में एक एडवोकेट थे। अभी जब से सूचना आयुक्त बने हैं तो उन्होंने अपना जो बाहर का लाइसेंस है सिलेंडर कर दिया है। और सर वो अभी भी क्या करते हैं, अभी भी वकालत करते हैं। उनकी 1-2 जूनियर है, वो उनसे रजिस्ट्री का काम, ज्यादा रजिस्ट्री का काम करते हैं। और उसमें मेरे 1-2 साथी भी उनके साथ है सर, लॉयर, क्योंकि मैं भी लॉ फाइनल है सर, मेरा भी स्टूडेंट हूँ मैं लॉ का। तो मेरे 1-2 साथी भी उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसके बाद वो सूचना आयुक्त बन गए भाजपा की सरकार में, और अभी भी वो वकालत करते हैं सर। जो भी जैसे कोई रजिस्ट्री आ रही है, जो कोई काम आ रहा, तो अपने जूनियर को बता देते, भाई उनकी रजिस्ट्री आ रहा है, सारा हिसाब किताब, जैसे वो लंच का टाइम हो तो सारा हिसाब किताब मेरे सामने में करा सर। जो मेरे साथ का विद्यार्थी है, मेरे साथ उनका ये देखो, सूचना आयुक्त 1-1 लाख रुपए यहाँ से कमा रहा, 2-2 लाख रुपए वहां से सूचना आयुक्त से कमा रहा। तो सर इसमें क्या कर सकते हैं सर कि और इस जो विवेक शर्मा जी के साथ बहुत सारे भू माफिया है जो उनको रजिस्ट्री का काम देते हैं, प्रॉपर्टी डीलर है जो उनको रजिस्ट्री का काम करते हैं। अब तो इतनी रजिस्ट्री आने लग गई सर कि 2-2, 2.5 लाख रुपए एक दिन में वो कमा रहे हैं। इस शैलेश सर को मैं कहूँगा वो जवाब देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से इसका कोई पुरावा नहीं होगा। अगर पुरावा हो तो आप कुछ कीजिए। अगर आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके प्रेजेंस में होता है, तो रिकॉर्ड कर लीजिए और कंप्लेन कर दीजिए CBI को। मगर वो मुश्किल है उस तरह का रिकॉर्ड मिलना। मगर अगर रिकॉर्ड मिलता है करप्शन का तो कीजिए, क्योंकि सिर्फ जबानी बात से तो कुछ नहीं होगा ना दोस्त। नहीं सर, जैसे मेरे दोस्त है, देखिए अंकित जी, जो प्रैक्टिस वाली बात है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1975 इसके मुताबिक जब प्रैक्टिस कोई सरेंडर करता है तो उसके बाद उसको चार्ज हैंड ओवर करने के लिए 6 महीने टाइम दिया गया, 6 मंथ्स।
ठीक है। अच्छा अभी जी। हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है, तो प्रैक्टिस जब वो बंद करते हैं ना, तो उनको अपना जो भी काम है वो हैंड ओवर करना है विद इन 6 मंथ्स, ये टाइम उनके पास होता है। ठीक है। विद इन 6 मंथ है सर, पर वो नए 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 केस थोड़ी ले सकते हो, जो पुराना है तो चले। वो ठीक, वो देखिए, वो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा वो सही है गलत है, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो फैक्ट्स, मैं तो कानून बता रहा हूँ, है ना। मुझे नहीं मालूम होगा क्या है कैसे, मैं उनसे मिला नहीं कभी, आई डोंट नो अबाउट हिम। मैं ये बता रहा हूँ कि कानूनी प्रावधान क्या है। तो कानूनी प्रावधान ये है कि 6 महीने टाइम होता है हैंड ओवर करने के लिए टू अदर एडवोकेट्स और जूनियर्स या जो भी उनको करना है। दूसरी बात ये कि वो कोर्ट में अपने नाम से वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ ही इज इन फुल टाइम नहीं वो गवर्नमेंट तो सर्विस, नहीं। है ना। जी जी तो जी उसमें एक जी। ही कोई ऐसा कागज पर कोई वायोलेशन हो कि भाई हाईकोर्ट में उसने अपना वकालतनामा फाइल कर दिया हो। बाकी ऐसा है कि जो फीस वगैरह का बंटवारा वो कर सकते हैं, इट इज ऑल लीगल एज पर एडवोकेट्स एक्ट 1961। वो केसेस हैंड ओवर भी कर सकते हैं, उसके लिए उनको 6 महीने का टाइम होता है। और जो प्रैक्टिस सरेंडर करने के, या क्योंकि मैंने भी वॉलंटरी सरेंडर किया, आई एम इन गवर्नमेंट सर्विस नाउ, आई एम ए नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो उसमें क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या अधिकार नहीं होते, वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। जैसे कि मेरे अधिकार क्या क्या है, मैं लीगल और नहीं नॉन नहीं लीगल सर सब्जेक्ट देखो, पे नहीं समझ मैं लीजिए क्या मैं क्या 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 देखो काम सर, ये करना लंबा अलाउड है है, और मैं अलाउड क्योंकि नहीं, क्योंकि सब इतने मैं बहस यहाँ पे बहस भी निकाल, क्योंकि सबका थोड़ा अपन समय मैं चाहिए। बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या अंक सबकी जानकारी के लीगल पोजीशन बता रहा हूँ कि प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट में फर्क क्या होता है। एक्चुअली नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ना, देखिए, मैं अपनी एलएलबी की मार्कशीट रख सकता हूँ, मैं अपनी एलएलबी की डिग्री रख सकता हूँ, मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं रख सकता हूँ ओरिजिनल, मैं अपना बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं रख सकता हूँ, मैं अपने आप को लॉयर कहलवा सकता हूँ, मैं अपने आप को एडवोकेट नहीं कर सकता हूँ, मैं काला कोट पहन सकता हूँ, मैं बैंड नहीं पहन सकता, मैं गाउन नहीं पहन सकता, मैं अपना जो बार काउंसिल का ये जो मतदान होता है उसमें मैं बार काउंसिल के मतदान में नहीं जाना। मतदान नहीं कर सकता हूँ, वोटिंग नहीं कर सकता हूँ। मैं लीगल और नॉन लीगल सब्जेक्ट पे लेक्चर दे सकता हूँ, लेक्चर लेने के मैं पैसे भी ले सकता हूँ, जैसे मैं लॉ के भी लेक्चर लेता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी लेक्चर लेता हूँ, तो उसके पैसे मैं ले सकता हूँ। मैं किताबें लिख सकता हूँ, किताबें लिखना जजेस को भी अलाउड है। मैं एग्जामिनेशन वर्क कर सकता हूँ, पेपर सेटिंग करने का और पेपर सेटिंग का ऑनरेरियम लेने का मुझे अधिकार है। एग्जामिनेशन वर्क मतलब मैं स्टूडेंट्स की आंसर बुक्स वगैरह जांच सकता हूँ और उसके लिए ऑनरेरियम लेने का भी मुझे अधिकार है। पब्लिक फंक्शंस में नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के कुछ अलग अधिकार है, ये जजेस के लिए कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, तो उनके लिए वीरेंद्र जी क्या पे लागू होते हैं, तो वो भी उनको वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जजेस को मानना बाध्यकारी होती है। उसके अलावा जब वो अपना डिमिट करते हैं, मतलब जब वो जज हो जाते हैं, उसके बाद फिर संविधान में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि जिस हाईकोर्ट के जो जजेस है, तो वो जिस कोर्ट से रिटायर हुए वहां पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो है, जो हाईकोर्ट के है, वो अपने हाईकोर्ट के सामने नहीं कर सकते, दूसरे हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, वो ऑफिस डिमिट करने के बाद भारत की किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकते, लेकिन जो आयोग के कमीशन या चेयरमैन के या मेंबर वगैरह जहाँ जहाँ पर कहीं प्रावधान है, तो वो काम वो कर सकते हैं, है ना, ये उनको अलाउड है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस के जो एडवोकेट्स और जजेस को मालूम होने चाहिए। थैंक यू। ठीक है, अब आगे अपन मुद्दे पे आ जाएं। और आज का टॉपिक जो था कि क्या जानकारी लेते समय लोकहित बताया जाना आवश्यक है। तो शैलेश सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर आगे अब आप आधे घंटे का समय बचा हुआ है, तो आप है राहुल सर हैं, इस विषय पर कुछ आप लोगों को रखना है तो। मैंने कई निर्णय आजकल देखे हैं